आदित्य तो जुड़ गया, अंकुर भी जुड़ गया। अच्छा किया इसे लगता है होमवर्क है ये भी। हम लोगों ने सेल और एग्रीमेंट टू सेल को डिफरेंशिएट किया था। आज डिफरेंशिएट करने वाले हैं अदर सिमिलर टर्म्स। सबसे पहले ये सेल और हायर परचेज को ही समझाने की कोशिश कर रहा है। हायर परचेज का मैंने कभी हिंट दिया था पीछे, थोड़ा सा दिया था हिंट। हाँ, हायर परचेज एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग नॉर्मली व्हीकल्स को लेकर ज़्यादा होता है, मशीनरीज व्हीकल्स वगैरह को। तो बायर जो है किसी से व्हीकल खरीद लेता है और व्हीकल को इंस्टॉलमेंट्स पे करता है। ये वर्ड है हायर परचेज। जो इंस्टॉलमेंट वो रेगुलरली पे कर रहा है, उस इंस्टॉलमेंट को आप जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तब तक आप ऑनर नहीं बनेंगे उस पर्टिकुलर एसेट के। मान लो 20 इंस्टॉलमेंट पे करनी है 20-20 हजार रुपए की, और आपने 19 पे करी, 20वीं पे नहीं करी, तो आपको ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, वो जो 19 आप इंस्टॉलमेंट पे कर चुके उसका खामियाजा क्या होगा, उसका रिटर्न कुछ मिलेगा? तो वो कहता नो, वो आपका किराया मान लिया जाएगा। 20 महीने तक, 19 महीने तक मशीन को यूज करने का किराया, इसीलिए उसे बोला था हायर। अगर आपने सारा हायर पे कर दिया यानी सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो यू विल बिकम परचेजर, बायर। और अगर आपने नहीं पे की तो आप सिर्फ रह गए किस कॉन्सेप्ट में, हायर वाले कॉन्सेप्ट। तो ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। एक डिफरेंस तो यही क्लियर हो गया। सेल में तो तुरंत हो जाएगी इमीडिएट ट्रांसफर, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, इसके हम सीधा डिफरेंस पे ही चलते हैं, डिफरेंस से क्लियर करेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस सेल और हायर परचेज। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी। सेल में इमीडिएट पास ऑन हो जाती है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जबकि हायर परचेज में कब होती है, पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। यही बताया था। सबसे पहला डिफरेंस तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में ही आ जाता है। सेकंड, पोजीशन ऑफ पार्टी। पोजीशन ऑफ बायर इज दैट द ऑनर ऑफ द गुड्स, जबकि यहां पर कहलाता है हायर परचेजर। द पोजीशन ऑफ द हायर इज दैट बेली। आप उसे बेली भी लिख सकते हो, हम लोग इसे बोलते थे हायर परचेजर। बेली कौन होता है, द पर्सन हु हैज जस्ट कस्टडी ऑफ द गुड्स ओनली, नो लीगल राइट्स ऑफ ऑनरशिप। जिसके पास ऑनरशिप के राइट्स नहीं है, सिर्फ उसकी कस्टडी है, उसे बोलते हैं बेली। गेटिंग दिस पॉइंट? यानी यहां पर आप ऑनर बन गए और वहां पर आप सिर्फ बेली हैं, ठीक है ना। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या सेल में अब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है? नेवर। अब तो सेल खत्म, आपके गुड्स आपके पास, मेरे पैसे मेरे पास, जय श्री राम। लेकिन उसके केस में क्या है, अभी तो 20 इंस्टॉलमेंट देनी है। जब तक 20वीं इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगा तब तक वो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या हो सकता है, द हायरर में इफ ही सो लाइक्स टर्मिनेट 19, क्या दूसरी मत पे करो, आपके सामान वापस चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। गेटिंग माय पॉइंट? सर हायर और बिल एक ही चीज है। हाँ, मतलब ऑप्शनल हो गया। हायरर कहला रहा है जो हायर परचेजर है, ये हायरर बोल रहे हैं हम, मैंने अभी वर्ड बोला ना, हायर परचेजर कहलाता है एक्चुअली। इन्होंने हायरर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। अब बायर जो है इंसॉल्वेंट हो गया,
अब रिस्क का बर्डन कौन उठाएगा? देखो क्या कह रहा है, द सेलर टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। जबकि इसके केस में द ओनर टेक्स नो सच रिस्क for the hirer fails to pay an installment, the owner has right to take back the goods. वहां पे बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर क्या कर सकता है? पैसे का रिस्क तो हो गया, यहां पर कोई रिस्क नहीं है, सामान ही वापस लिया। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, इसमें तुरंत हो जाता है। बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम, और जबकि हायरर जो है टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद ओनर नहीं है। इसके बाद रीसेल, क्या सेलर रीसेल कर सकता है ना? बायर कर सकता है, सेलर नहीं कर सकता। और यहां पर वो तो खुद किराएदार है, एक तरीके का किराए की तो चीज यूज कर रहा है, वो भी नहीं बेच सकता। सेलर चाहे तो क्या कह रहा है, द हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल द अनलेस ही हैज पेड ऑन द, जब तक वो ऑनर नहीं बनेगा तब तक वो रीसेल नहीं कर सकता। समझ गए? बस इतना सा है, तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा नोट करने की जरूरत तो नहीं, सिर्फ आप हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन ऑनरशिप का राइट, जो टाइटल बोनाफाइड मतलब सारे झंझटों से मुक्त, बोनाफाइड बोलते हैं, बोनाफाइड ऑनर, कोई आपके ऊपर दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप बोनाफाइड ऑनर है। सिर्फ आप उसमें डाल लो और आप इसमें लिख लो लर्न फ्रॉम बुक, बस आप इसको लिख लीजिए लर्न फ्रॉम बुक, क्योंकि आसान है, ज्यादा टाइम इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया आपको? ऐसे ही अगला डिफरेंस बता रहा है सेल और बेलमेंट का। अभी अभी हमने पढ़ा था बेल ही एक वर्ड हमने पढ़ा। बेली के केस में क्या होता है, सिर्फ कस्टडी होती है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, और अ पर्टिकुलर पर्पस होती है कस्टडी, दैट्स ऑल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल में तो हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफर हो जाती है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, सो इट इज ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, जबकि देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। कस्टडी है, उसके पास सामान रखा है बस मेरे पास, मेरा है ना। बेलर टू द बेली फॉर एनी ऑफ द रीजन लाइक सेफ कस्टडी, कैरेज एटसेट्रा, सो इट इज ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी। ये अंडरलाइन कर लो, स्पेशल, ये जनरल प्रॉपर्टी है, ये जनरल प्रॉपर्टी है, और ये स्पेशल प्रॉपर्टी। रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल में तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जबकि जो बेलमेंट का जो है उसमें तो आपके पास कस्टडी है, वो तो आप मेरा सामान वापस करोगे, है ना। नॉट पॉसिबल, और यहां पर तो है ही है, मस्ट रिटर्न। ठीक है जी। कंसिडरेशन क्या होता है? अभी देखा नहीं देखा अभी कंसिडरेशन का मेरा देख लिया। क्या है कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। आज नहीं आया वो, क्या नाम था उसका, विनाश, अब सारे उस पर है क्या वो, ऑनलाइन भी नहीं है। अंकुर और आदित्य दो ही लोग हैं बस। यहाँ पर कंसिडरेशन क्या था, जो मेरा प्राइस है वही कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न क्या मिलेगा, गुड्स के बदले में प्राइस, जबकि वहां क्या मिल रहा है, ये ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस हो सकता है। अगर ग्रेशियस है, ग्रेशियस में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रेशियस तो मैंने बताया ना, एक आपस की रिश्तेदारी, दोस्ती यारी, इस तरीके का,
वहां पर तो कुछ नहीं मिलेगा। नॉन ग्रेशियस में हो सकता है कुछ एग्रीमेंट हो कि मेरे को कस्टडी के बदले में क्या मिल रहा है, जैसे मैं रेंट मिलेगा कंसिडरेशन। हाँ वो कंस्टिट्यूशन है, लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ है नहीं ना, इसलिए वो बता रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस है ये बता दिया। ग्रेशियस में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से एक सिंपल सा वो कह रहा है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, इसमें क्या डिफरेंस होगा बताओ? जब तक सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, इसका तो कोई मैच ही नहीं है वैसे तो, जबरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड और आर टू बी सोल्ड फॉर अ प्राइस, ये तो बहुत क्लियर है। जबकि वेयर नो गुड्स आर सोल्ड एंड देर इज ओनली डूइंग एंड रेंटिंग सम वर्क ऑफ लेबर, यहाँ पर कोई सेल का तो मैंने कोई कंपैरिजन नहीं है वैसे तो, बट पता नहीं क्यों फिर भी ले है। वहां पर तो एक लेबर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वर्क ऑफ लेबर, then the contract is only work and labor and not of sale of goods। एक्चुअली उसको गुड्स से कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब जो सर्विसेज हैं वो तो गुड्स नहीं होती ना, मैं जो सर्विसेज आपको पे कर रहा हूँ दैट इज नॉट गुड्स, वो उससे कंपैरिजन करने की कोशिश कर रही है। सेल ऑफ गुड्स अलग है, सर्विसेज अलग। ठीक है जी, यहाँ तक तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल how made section 5, contract of sale how made section 5। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, ये है सेक्शन 5, इसका नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर है सेक्शन 5(1), सेक्शन 5(1), सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है जरा पढ़ो आप सब सेक्शन 1 के साथ। According to the section 5(1), a contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and acceptance of such offer. The contract मतलब सबसे पहले वो बता रहा है कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या है ऑफर है। ऑफर किस चीज का, या तो टू बाय या टू सेल। तो सबसे पहली चीज तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले तो ऑफर ही होता है। तो सबसे पहली जो चीज है इसमें क्या कह रहा है, वो क्या है, ऑफर है, एन ऑफर। अभी लिखेंगे, कोई नहीं, पहले मार्क कर लेते हैं आगे। The contract may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price or both, or for the delivery or payment of by installment, or that the delivery or payment or both shall be postponed। सिंपल सा सेक्शन 5(1) में बता रहा है कि सेक्शन 5(1) क्या है। अगर ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, पहली बात ऑफर होगा, ऑफर के बाद क्या होगा, या तो इमीडिएट डिलीवरी हो जाएगी, इमीडिएट डिलीवरी हो जाएगी, इमीडिएट पेमेंट हो जाएगी, या फिर इंस्टॉलमेंट में चलेगा पेमेंट, या फिर डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन। बस इतना सा लिखना है। सेक्शन 5(1) क्या बोलता है, लिख दो। सेक्शन 5(1), इट्स एन ऑफर, it's an offer, it's an offer and there may be immediate delivery and payment, and there may be immediate delivery and payment or payment or delivery in installments, पेमेंट और डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स, या तो इमीडिएट हो गया दोनों, या फिर इंस्टॉलमेंट में है, और डिलीवरी और पेमेंट में भी पोस्टपोन। तीन चीजों में चलेगा, या तो इमीडिएट, या इन इंस्टॉलमेंट्स, या फिर पोस्टपोन हो गया। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर पे जब हम आएंगे तो उस पोस्टपोन के रिकरपशन बताएंगे। पोस्टपोन में क्या है, जैसे मान लीजिए सेल हो गया, एग्जांपल देता हूँ। सेल कैसे होता है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और मैंने आपके साथ इस प्रोडक्ट की सेल की डील की, ये प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, इसको बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट।
अगर कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरेबल स्टेट में होता है कि इमीडिएट डिलीवरी जिसकी हो सकती है, उसको अब अगर आप पोस्टपोन करते हो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, तो रिस्क किसका है? बायर का या सेलर का? बायर। यानी अगर इस गुड्स को अब कुछ डैमेज होगा तो वो रिस्क किसके पास चला जाएगा? बायर के पास। ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो पोस्टपोन करने में नुकसान ही है, फायदा नहीं। मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि लोग शॉपिंग करने जाते हैं, आप लोग देखते होंगे, अब दिवाली आ रही है, लोग शॉपिंग करेंगे एक साथ 20-20 बैग हाथ में होते हैं, 10 बैग इसमें, 10 बैग अभी और भी शॉपिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक दुकानदार के पास, भैया जरा ये रख लो, भैया जरा ये रख लो, और वो सामान बाई चांस मिसप्लेस हो गया, तो क्या वो भैया लाइबल है? भैया को तो पता ही नहीं इसमें क्या है, भैया लाइबल नहीं है। इनफैक्ट आपने ये तक सुना होगा, और ये लिखा भी होता है पार्किंग में, पार्क एट योर ओन रिस्क, है ना, एट ऑनर्स रिस्क। सेम जब आप किसी शोरूम में जाते हैं और बाहर जो लॉकर लगे होते हैं, वो एक गार्ड बैठा होता है, आपको एक टोकन सा दे रहा होता है, वहां से कुछ गायब हो जाए तब भी वो लाइबल, सिर्फ मन की सेटिस्फेक्शन है, लाइबल नहीं है वो। आप उसे लाइबल नहीं ठहरा सकते, समझ गए बात को? अगर वो लाइबल हो जाएगा तो आप क्या करोगे? आप तो केस करते रहोगे। इसमें तो 2 पैक जैकेट थी जी, एक ही जैकेट रह गई, चल बेटा, वो शोरूम से नाच जाएगा कोर्ट कचहरी में। उसको पता है आई विल नॉट बी हेल्ड लाइबल एज पर लॉ, कर लो जो मर्जी। उस वक्त आप शोर मचा लोगे, पुलिस बुला लोगे, कुछ भी कर लोगे, पुलिस एक बार के लिए उसको उठा के भी ले जाएगी, कर लो। जब कोर्ट पहुंचेगा मैटर, ऑफिशियली जज कहेगा क्या हुआ, ऐसे हुआ, आ गए आप, गलती आपकी है, चलो डिसमिस, कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। ये है। तो जानबूझ के अगर गायब करवा देंगे कौन? तो इसका हाँ, मैंने आपको क्या कहा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, बस इतना सा, और कुछ नहीं है। आपके सामान की हिफाजत आपसे ज्यादा अच्छी कोई नहीं कर सकता, इस रूल को हमेशा याद रखो। इसीलिए उसमें भी लेडीज जब रख रही होती है अपने पर्स वर्स, तो उसमें से अपने बैंगल घूंघट सब निकाल लेती हैं, फिर रखती हैं, पता नहीं इन्हें भी होता है कि चोरी हो गया तो वापस तो मिलने का नहीं, इसलिए इसमें से वैल्यूएबल्स निकाल लो। नहीं है बेटा, लॉ बड़ा खतरनाक है। बाइक चोरी हो जाए पार्किंग में से, 2 रुपए 1 रुपए मिल सकता है आपको, इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा। उसने तो साफ मना कर देना कि भाई साहब मेरी जिम्मेदारी नहीं, चोरी हो गया, आई डोंट नो। ये था सेक्शन 5(1). आ जाओ सेक्शन 5(2), सेकंड पॉइंट, सेक्शन 5(2). पढ़ो बेटा, Further, 5(2). further, as per subsection 2 of section 5, subject to the provisions of any law for the time being in force, a contract of sale may be made in writing or by word of mouth, or partly in writing and partly by word of mouth, or may be implied from the conduct of the parties. सिंपल सा वो बताने की कोशिश कर रहा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अगर मान लीजिए को फॉर द टाइम बिंग कोई फोर्स है, कोई लॉ आपका आ गया, तब तो अलग बात है। अदरवाइज सिंपल क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो लिख लो सेक्शन 5(2), कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में बी मेड in writing or by mouth, word of mouth, in writing or by word of mouth, comma, partly writing, partly word of mouth, partly writing, partly word of mouth। ये सब क्या है, एक्सप्रेस है, मुंह से बोलो या लिखित में करो, एक्सप्रेस है। और एक्सप्रेस का उल्टा इम्प्लाइड।
और करके लिख दो, और मे बी इम्प्लाइड। और इम्प्लाइड कैसे होता है? बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। ये 5(2) था। आ जाओ जी नेक्स्ट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन 6 है ये, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या हुआ? मुझसे पूछ ले। लास्ट का मे बी इम्प्लाइड। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आप पढ़ो। Existing or future goods section 6. सेक्शन 6 में आ रहा है सबसे पहली बार एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स। लिखो जरा हेडिंग, एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, सेक्शन 6। फ्यूचर गुड्स के बारे में बता रहा है। क्या होते हैं वैसे फ्यूचर गुड्स? तो यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करते हैं या किसी और एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं, तब जाकर वो एग्जिस्ट होंगे। पहला First point, the goods which form the subject matter of contract. एक बार नॉक कर देना। The goods which form the subject matter of contract of sale may be either existing goods that are acquired, owned or possessed by the seller, or future goods. जो गुड्स हैं वो तो कुछ भी हो सकते हैं, जो अभी मौजूद हैं, या फिर वो फ्यूचर गुड्स हो जाए। तो लिखो ए पार्ट 1 एग्जिस्टिंग ऑब्लिक, लिख लो एग्जिस्टिंग ऑब्लिक ओन्ड बाय सेलर ऑब्लिक फ्यूचर गुड्स। सेकंड भी पढ़ डालो जल्दी से। Second point, there may be a contract for the sale of goods, the acquisition of which by the seller. बोलो। मेरे को जाना पड़ेगा, रुक जाओ। कोई नहीं, कभी मैं यही सोचता हूँ ना, कभी आप भी इस प्लेटफॉर्म पर होगे इसलिए कुछ नहीं कह सकते। चलो कोई नहीं। There may be a contract for the sale of goods, the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen. देखो, एक तो हो गया एग्जिस्टिंग गुड्स, एक हो गया फ्यूचर गुड्स, एक हो गया कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स होता है किसी एक इवेंट के होने की बाद आपके पास वो गुड्स आए। जैसे हम बार बार आपको एक एग्जांपल देते थे कि मान लीजिए आपने कुछ सामान मंगवाया जापान से, बाय शिप वो आ रहा है, जब तक शिप नहीं आएगी तब तक मैं आपको गुड्स दे पाऊंगा क्या? तो ये कंटिंजेंट है। और ये कंटिंजेंट क्यों है? ये किस इवेंट पर डिपेंड करता है? शिप का मेरे तक माल पहुंचाने पर, वो एक कंटिंजेंट इवेंट है। तो इसमें सेकंड लिख लीजिए कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स ब्रैकेट में लिख लो, which depends on an event may or may not happen, which depends on an event may or may not happen. थर्ड Example one. नहीं, एग्जाम्पल तो छोड़ो, तो क्लियर हो गया। Third point, whereby a contract of sale, the seller purports to effect a present sale of future goods. The contract operates as an agreement to sell the goods. ये तो हमने पढ़ा ही था। जो प्रेजेंट गुड्स हैं वो तो सेल बनते हैं, और जो फ्यूचर गुड्स हैं उसके लिए एग्रीमेंट टू सेल बनता है। तो लिख दीजिए
सेल ऑब्लिक एग्रीमेंट टू सेल, बस ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत। सेल ऑब्लिक एग्रीमेंट टू सेल। देखो ये सेक्शन 6 था हमारा। अब सेक्शन 7 क्या कह रहा है, लिखो सेक्शन 7। पेरिशिंग गुड्स। पेरिश नेचर क्या होता है, जल्दी खराब हो जाए, पेरिशेबल नेचर बोलते हैं, है ना। जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो पेरिशेबल नेचर्स के होते हैं, हमारे फ्रूट्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं, और भी ऐसी कई चीजें होती हैं जो पेरिशेबल नेचर की होती हैं। ये उनको लेकर कह रहा है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ो जल्दी से आप ही, ये वाला पैराग्राफ अपने पढ़ना पूरा। Goods perishing before making a contract, section 7. Where there is a contract for the sale of specific goods, the contract is void if the goods without the knowledge of seller have at the time. देखो क्या बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पेरिशिंग गुड्स को लेकर, सेलर ने आपके साथ एक एग्रीमेंट भी कर लिया, लेकिन सेलर को ये नहीं पता है कि गुड्स खराब हो गए हैं। ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बन जाएगा, वॉइड। आगे, Knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to their description contract. तो लिख लो, when goods perished, without the knowledge of the seller, before making the contract, डॉट 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 डालकर लिखो void contract। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये था सेक्शन 7, ठीक है जी। सेक्शन 8 पढ़ो, सेक्शन 8। Goods perishing before sale but after agreement to sale, section 8. अब यहाँ पर क्या है, बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन जब सेल होने वाली थी, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल किसके लिए होता है, फ्यूचर गुड्स के लिए, और वो जो फ्यूचर गुड्स का एग्रीमेंट है वो सेल में कन्वर्ट होगा कुछ टाइम बाद, एग्रीमेंट टू सेल के बाद, लेकिन सेल से पहले खराब हो गए, ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब फ्यूचर गुड्स को लेकर है। Where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided or becomes void. भाई जब बारी आई गुड्स की डिलीवरी की, किसने देनी है गुड्स की डिलीवरी, सेलर ने बायर को। अब वो क्या देगा, सामान ही खराब हो गया, वो दे पाएगा क्या, वो किस मुंह से पैसे मांगेगा, मांग पाएगा खुद ही। देखो एक जनरल फिनोमिना कि मेरे पास वो सामान ही नहीं है जो मैंने आपको देना है, हाउ कैन आई क्लेम मनी, किलो भी सामान तो सारा आपका खराब हो गया, बोला आप पैसे दे दो मेरे। मांग ही नहीं पाएंगे क्योंकि वॉइड है ये भी। तो लिख लीजिए वॉइड एग्रीमेंट, सिंपल। इसमें तो एग्रीमेंट टू सेल हो गया। मैंने आपको कहा कि 1 महीने बाद मैं आपको ये क्रॉप दूंगा, फ्यूचर गुड्स है ऑब्वियसली, और वो क्रॉप क्या हुई, खराब हो गई, कीड़े लग गए। अब मैं कैसे दूं आपको वो क्रॉप, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। आपका कोई ये होना चाहिए कि मान लीजिए बायर ने आपको कुछ एडवांस दे दिया था, उसका क्या होगा, बल्कि वो तो डैमेज भी क्लेम कर सकता है, ओनली डैमेज। अभी करना पड़ेगा ब्रेक। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। ये था सेक्शन 8। आ जाओ,
पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स लिखो, ये नोट है, इसमें कोई सेक्शन नहीं है, एक नोट लिख लीजिए, पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स। डॉट डॉट डालकर लिखो। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहलाता है ये, फ्यूचर गुड्स पहले ही खराब हो गया तो इसे कहते हैं हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एंड डॉट 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 वॉइड, मैंने बताया था ना इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस दिखी रही है। सुपरविनिंग मतलब सुपरवेनिंग मतलब जो बाद में हो जाए, फ्यूचर में जो हो जाए उसे सुपरवेनिंग कहते हैं। मतलब अभी नहीं है इम्पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि क्रॉप में कीड़ा लग गया, फ्यूचर खराब होगा। मैं कैसे दूं आपको, अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जब कीड़ा लग गया तो बाढ़ आ गई, क्रॉप खराब, या मैंने जो सामान मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, मेरी जो फैक्ट्री है वो यमुना किनारे थी, बाढ़ आई, फैक्ट्री डूब गई पूरी, अब कहाँ से दूं? ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट। ये छोटे छोटे पॉइंट चल रहे हैं इसके अंदर। एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस, एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस, एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन 9। Ascertainment of price section 9 and 10। इसके अंदर सेक्शन 9 है, the price in a contract of sale may be fixed by the ध्यान से, प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड हो सकता है बाय द कॉन्ट्रैक्ट और may be लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय एग्रीड, या तो अभी फिक्स कर लो या फ्यूचर में फिक्स कर लेंगे आगे, और may be determined by the course of dealing between the parties। 3 तरीके से वो प्राइस फिक्स हो सकता है। पहले प्राइस फिक्स कर लो, जैसे कई बार लोग करते हैं, जैसे हमारे पास, मतलब मैं केस से नहीं कहूंगा, वैसे किसी सामान से कोई सामान मैं बेचता हूँ, बनाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, उसने कहा जी 1 पीस चाहिए, हम क्या कहते हैं, ले लो भाई 500 रुपए का फिक्स्ड। कह रहा जी अच्छा 10 लूंगा तो क्या करोगे, हम थोड़ा सा डिस्काउंट कर देते हैं कि चलो जी 450 रुपये का 1 पीस हो जाए। 100 लूंगा तो क्या करोगे, तो कभी कभी मैं क्या कहूँगा, आ जाओ बैठ के बात कर लेते हैं। भाई बिजनेस है कि बैठ के बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें दिख गया कि पार्टी अच्छी है तो मैं उसी हिसाब से चलूंगा, और यहाँ पे बिजनेस की तो बात हो रही है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है किसके हैं, बिजनेस के ही तो हैं। ये एक कस्टमर टू कस्टमर की बात नहीं चल रही हमेशा कि आप एक एक कस्टमर को डील कर रहे हो, ये बात चल रही है 2 बिजनेसमैन भी आपस में डील कर सकते हैं, और वो जब डील करेंगे तो आपस में बल्क में करेंगे, और वहां पर जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइस फिक्स्ड हो। शॉप में आप अकेले जाते हो तो प्राइस फिक्स्ड होता है, जब वो शॉप आगे कहीं से सामान खरीदती है वो शॉपकीपर, तो प्राइस उसके लिए कुछ और होता है। अब आप कहीं पहुंच जाओ मैन्युफैक्चरर के पास तो प्राइस कुछ और हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि चलो पेपर का बिजनेस करते हैं, तो मेरा एक दोस्त वो मुझे ले गया एक ऐसी जगह जहां पर पेपर की होलसेल मार्केट है। अच्छा जी, तो हम तो पेपर जब सोचते थे तो कहाँ सोचते थे, चावड़ी बाजार चलेंगे, यही सोचते हो ना। कह रहा नहीं चावड़ी नहीं चलेंगे। मैं कहा अच्छा फिर कहाँ चलेंगे, कह रहा मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां से चावड़ी में माल जाता है। अरे वाह चलो वहां चलते हैं, तो मुझे ले गया वहां पर। अब जब हम उसके पास पहुंचे तो देवर एक्टिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूटर टाइप के लोग थे, और बहुत बड़े बड़े उनके गोडाउन्स। आप उनसे बोलो कि पेपर चाहिए हमें, चावड़ी में तो ढंग से बात नहीं करते, वहां तो उसने मेरे को खड़े खड़े कम से कम 100 वैरायटी दिखा दी, ये पेपर ये पेपर ये पेपर ये फला नंबर ये फला नंबर ये फला नंबर। मतलब मैं ही खैर घूम गया, मुझे तो आइडिया नहीं है। बट फिर मैंने कहा अच्छा प्राइस, कह रहे जी क्वांटिटी बताओ क्या लोगे। इसका मतलब क्वांटिटी पर प्राइस वेरी कर जाता है, और वो प्राइस अगर 5 पैसे भी वेरी कर गया ना तो भी वो बहुत बड़ा प्राइस हो जाता है, क्योंकि बड़ी बल्क में खरीदनी पड़ती है।
तो वो भी इतना इतना मतलब मैटर करता है। लोग इतनी सी बात पर डील छोड़ देते हैं कि सामान कौन डिलीवर करेगा। अरे जी आप ही ले जाना, अरे मैं नहीं लेकर जाऊंगा, आप भेजोगे? अरे नहीं मैं नहीं भेजूंगा, डील कैंसिल। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना कॉम्पिटिटिव होता है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर, तो लिख लीजिए इसका पॉइंट नंबर 1 एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस के लिए। इट मे बी फिक्स्ड, मैं सीधा प्राइस पर फोकस कर रहा हूं। प्राइस इट मे बी फिक्स्ड ऑब्लिक लेफ्ट टू बी फिक्स्ड, left to be fixed as agreed, left to be fixed as agreed, oblique may determine during course of dealing, may determine during course of dealing। मतलब जैसे उसने कहा कि आ जाओ बैठकर बात कर लेते, एक मैनर हो गया। अब कोर्स ऑफ डीलिंग अभी तो कह रहा है कि बात कर रहे हैं। कोर्स ऑफ डीलिंग कई बार क्या होता है कि पहले बैठकर बात कर लिया, अब मैं कह रहा हूं कि हाँ भाई जब पैसे देने आते हैं तो अलग प्राइस हो जाते हैं, मतलब सस्ते हो जाते हैं। इतना ज्यादा उसमें मत जाओ। ये एक्चुअली बेटे अभी आप बैठेंगे ना बिजनेसमैन के बीच में, जब आप बिजनेसमैन के बीच बैठेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बिजनेसमैन तो है भैया लेना है ले मत ले, फिक्स्ड। जैसे आप किसी मॉल में चले जाओ, ठीक है, नई बात करेगा। दूसरा कि आप किसी स्टॉकिस्ट के पास चले गए, आप ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी में बात हो रही है। ये नहीं कि एक ही बंदे के साथ सेम डील होगी, बंदे चेंज डीलिंग चेंज। अब आप स्टॉकिस्ट के पास चले गए, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सेकंड ऑप्शन। अब वो कह रहा है कि ठीक है जी आप बताओ पेमेंट कैसे करोगे, कैश करोगे तो प्राइस ये है, इंस्टॉलमेंट में करोगे तो प्राइस ये है, फिक्स्ड मैनर, मैनर फिक्स हो गया। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तो ये हो सकता है दोनों सिमिलर हो और हो सकता है हल्का हल्का वेरी करे, ऐसा कुछ नहीं है इनको ज्यादा, मतलब दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द उस वक्त जो भी बातचीत चल रही है, जो भी एग्रीमेंट चल रही है, कहीं पर इस तरह से हाईली डिफाइंड नहीं है, तभी कोई सेक्शन नहीं लिखा हुआ इसके आगे। देखो ये जनरल वो है प्रिजम्पशंस। हाँ जी, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, या तो प्राइस फिक्स होगा या फिर आगे किसी मैनर में फिक्स हो जाएगा या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग्स के साथ चलेगा। कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि आप फर्स्ट डील करोगे तो फर्स्ट डील में वो झुकेगा ही नहीं, लेकिन सेकंड डील करोगे तो झुक जाएगा कि ये तो बंदा अच्छा है। कभी कभी वो टटोलते हैं कि आपने अगर टाइम पर पेमेंट कर दी तो अगली बार आपको कंसेशन दे देगा कि ये पार्टी अच्छी है। ये सब चीजें ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इसमें चलता है। कई लोग होते हैं कि दो पार्टी खड़ी है, उसको कह रहा है तेरे को मैं दूंगा 9 रुपए के, दूसरे वाले को कह रहा है तेरे को दूंगा 9 रुपए 20 पैसे की, कर लो बात। सेम प्रोडक्ट, एक को 9 रुपए, एक को 9 रुपए 20 पैसे, क्यों? डीलिंग ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस, उसने कैसे डील किया, उसने कैसे डील किया उस पर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डील फर्क पड़ता है। हो सकता है कि आप मेरे बहुत अच्छे नोन हैं, मैं आपके साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन और कम कर रहा हूँ, वो पर्सन मेरे साथ बहुत रूड था, मैं उसके साथ मार्जिन कम ही नहीं करता। अब तो नहीं भेजना ना इनविटेशन, लेकिन स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ये बात क्लियर सबको? तो उनको आवाज पहुंच रही होगी मेरी? पहुंच रही कैसे पता? क्योंकि मैंने वो तो लगाया नहीं कुछ, इसके लैपटॉप इसके पास से जा रही होगी। चलो अगली बार ध्यान दिलाना, फिर वो भी लगा लिया करेंगे। नेक्स्ट, where the price is not determined in accordance with the foregoing provisions.
The buyer shall pay the seller a reasonable मतलब price. प्राइस ही फिक्स नहीं हुआ। लो, अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, बिजनेस डील कैसे होगी? लेकिन कई बार हो जाता है बेटा, कई बार हो जाता है। ऐसा मत सोचो रिलेशनशिप पर हो जाता है। अब मान लीजिए जैसे मेरे ब्रदर लॉ की हार्डवेयर की शॉप है, मुझे एक दिन मोटर चाहिए थी, मैं उससे ये थोड़ी पूछूंगा कि पर क्या प्राइस है भाई, मैं तो उसको सीधा ये कहा कि भाई मोटर भेज दे। तो उसने मोटर भेज दी, पर्सन भेज दिया, वो आके इंस्टॉल करके चला गया। अब मैं उसके पास जब भी अगली मीटिंग में मिला, उनका कितने पैसे देने, उसने कहा इतने दिन नहीं। मैं वही देखो, बात सिर्फ रिलेशन की नहीं है, जरूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशन पे हो। हाँ, लेकिन ऐसी चीजें मैटर आपकी डीलिंग पर करती हैं। अकेला मेरा ब्रदर लॉ थोड़ी है, मैंने अपनी लाइफ में हजारों स्टूडेंट्स पढ़ा दिए। अब वो इतने सारे कई कई जगह पर बैठे हुए स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि आप ले जाओ, पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद पैसे भेजो। अब क्या करें, मतलब मैंने स्टूडेंट की दुकान पे जाना छोड़ दिया। मैटर बड़ा एक्सपेंसिव है ये तो। मतलब उसके लिए वो रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मुझे पे कितना करना है। कभी कभी उस पेमेंट के जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि ये चीज लेनी है नहीं लेनी, लेकिन अपने वाले के पास चले जाओ तो वो कहता नहीं। अब कईयों को एड्रेस ही पता है, वो तो घर ही भेज देते हैं, लो बेटा हो गया काम। खैर, मैं वैसे ही मजाक में बता रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है, नो डाउट, जरूरी नहीं है कि सब रिलेशन ही, कल क्लाइंट की डीलिंग्स पर भी बहुत डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली जब जाओगे ना लाइफ में, तो आपको अपने आप समझ में आएगा। अब जैसे मैं एडवोकेसी में हूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे जानकार से ही आते हैं, और ऑब्वियसली जानकार से ही आएंगे, अननोन क्यों ट्रस्ट करेगा मुझ पर। और बहुत सारे बात ही नहीं करते फीस, मैं थोड़ा सा शाई नेचर का हूँ, मैं खुद कभी फीस बताता नहीं। तो उस केस में क्या होगा, जो क्लाइंट है हम ले लेते हैं, उसको बस इतना कहते हैं कि अपने आप जेन्युइन फीस पता कर लो, जो तुम्हें लगे वो दे, इतना कहते हैं। और कभी इफ एंड बट नहीं की, जितने डाल दिए डाल लिए, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा अलग नेचर का है, नेचर पर डिपेंड करता है ना, मेरा थोड़ा सा इस तरीके का नेचर है। अब इस तरीके का नेचर है इसलिए है अलग। कल शाम को मेरे पास एक नंबर है 8588555832, एक ऐसा नंबर है जो मैं बंद कर चुका हूँ, लेकिन नंबर जिसको अलॉट हुआ वो एक कंपनी है, उन्होंने व्हाट्सअप यूज नहीं किया, उन्होंने व्हाट्सअप उसका यूज नहीं किया। मेरे पास व्हाट्सअप कॉल आई कल, सोचो, इस उस नंबर पे जो मैं यूज नहीं करता, कहता सर मैं एक क्लाइंट भेज रहा हूँ, आप उसके इसको कर दें। मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट, मतलब इतना पुराना स्टूडेंट जो आपसे कम से कम 15-20 साल बड़ा है। मैंने कहा ठीक है भेज दो। ना उसने फीस पूछी ना मैंने फीस बताई, चलता है रिलेशनशिप। उसको उसने कहा, मैंने क्लाइंट को कह दिया है कि तेरी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, वो कुछ गरीब भी है, उसके कहता तेरी फीस की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी, तेरा केस का फिर दिक्कत नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा फेयर नेचर का हूँ, हाइड नहीं रखता, एडवोकेसी में हाइडिंग बहुत चलती है ना, अगर किसी के पेरेंट्स हो तो भाई बुरा मत मानना, तो हाइडिंग चलती है, सबका अपना अपना एक बिजनेस सिस्टम है। मेरे साथ क्या है कि बिल्कुल फेयर गेम, जो क्लाइंट आएगा उसको पूरी चीज बता दूंगा, सारे ऑप्शंस बता दूंगा, और ऐसा भी नहीं कि महंगे वाले, सस्ते ऑप्शन से बताऊंगा कि ये कर देगा तो ये काम आराम से हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है कोर्ट कचहरी करने की, ऐसे तक भी बता देता हूँ। अब उसमें जबकि मुझे नुकसान है, क्योंकि उसमें मुझे फीस क्यों मिलेगी जब वो कोर्ट ही नहीं जा रहा, तो उसके रिस्क भी बता दूंगा। तो फिर आते हैं इसलिए लोग। तो अब ये जो चीजें हैं एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, तो वहां पर कहा, वहां तो गुम गई सारी। अब कैसे प्राइस एसर्टेन करें, सर्विसेज की तो वैसे ही एसर्टेन करना बड़ा मुश्किल खेल है। राम जेठमलानी 1 घंटे के लाखों रुपए ले लेता था, 1 घंटे के सिर्फ, और उसके क्लाइंट ही इतने महंगे महंगे होते थे। जितने बड़े बड़े टेररिस्ट हैं वो सारे तो उसके क्लाइंट थे। तो ऑब्वियसली उसको तो, उसके बारे में तो एक बताते हैं, एक क्लाइंट उसको ऐसा टकराया
उसने केस स्टार्ट कर दिया, कोई फीस वीस नहीं मिली। उसने सिर्फ जब डेट पर वो आया उसका क्लाइंट, नॉर्मली जेल में ही होते हैं वो तो, उसके सिर्फ कान में कहा भाई फीस भिजवा दे। उसने ऐसे बोला फीस भिजवा दे, और उसने सिर्फ इतना सा बोला। अब कोर्ट में कौन कौन बैठा होता किसी को नहीं पता हो ना, उसने किसी को इशारा किया फीस भेजनी है, और जेठमलानी साहब के अगले दिन अकाउंट में इतने पैसे आ गए कि इनकम टैक्स वाले ने छापा मार दिया। साथ में सीबीआई भी घुस गई कि भाई ये जहां जहां से पैसे आ रहे हैं सारे टेररिस्ट ग्रुप है, साला तुम्हारे अकाउंट में डाल रहे हैं पैसा, तुम तो नहीं कर रहे कहीं फंडिंग। यही होता है। अभी कई लोग इस चक्कर में तो फंसे, टेरर फंडिंग जिसे बोलते हैं, कि कहीं तुम ही तो टेररिस्ट को फंडिंग नहीं कर रहे भाई, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर और तुम ही आगे देते हो, ले मारो। तो उसने कहा भाई, उसने फिर लिस्ट दी, देख ये देखिए ये सारे के सारे बड़े बड़े टेररिस्ट, मुझे यही नहीं पता होता कि इसका केस लड़वा कौन रहा है। केस तो लड़ रहा हूँ लेकिन यही नहीं पता लड़वा कौन रहा है। मैं तो उसको कहता हूँ फीस चाहिए, और वो किस किस को बोलता है मुझे क्या पता। अगर वो अकाउंट नंबर मांगता है मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ, और मेरे अकाउंट में फीस आनी शुरू हो जाती है। जेठमलानी साहब एकदम से बिल्कुल क्लीन चिट कि भाई अब क्या कहोगे इसमें। कह रहे इनकम टैक्स वालों का तुम्हें टैक्स चाहिए, टैक्स दे देंगे, जाओ घर। तुम्हें क्या मतलब, तुम हमारे को परेशान मत करो, हमारा कोई मतलब नहीं। सीबीआई समझ में आता है, उनका क्वेश्चन बनता है कि भाई आपके पास क्यों ऐसा पैसा आ रहा है। तो फीस, ये जो प्राइस सेटलमेंट है थोड़ा सा मतलब बिल्कुल लाइटली लेकर चलो, कुछ ऐसा वो वाली बात है, डिपेंड्स कब क्या कैसे डिसाइड हो जाए। But is a reasonable price is a question of fact dependent on the circumstances of each particular case. तो यानी जब प्राइस फिक्स नहीं हुआ, मेरे ब्रदर इन लॉ ने कोई प्राइस मुझे नहीं बताया, तो रीजनेबल प्राइस मान लेते हैं। तो हम भी उसे कहते हैं ठीक ठीक लगा ली भाई, ऐसा ना हो कि जीजा की जान ले ले सारी। तो वही केस लेते हैं, रीजनेबल प्राइस आ जाता है। तो इसमें लिख लीजिए, if price not so fixed or ascertained, if price not so fixed or ascertained, डॉट डॉट डालकर आगे लिखो, buyer shall pay the reasonable price। ठीक है जी, कहाँ तक लिख लिया, शुरू से लिखना है। मैं कई बार लैंग्वेज को चेंज कर जाता हूँ। क्या लिखा है, इफ प्राइस नॉट सो फिक्स्ड और एसर्टेन्ड, यानी या तो ना तो प्राइस फिक्स हुआ ना ही एसर्टेन कर पाए, एंड डॉट डॉट डालकर लिखो, ये बोला डॉट डॉट डालकर, बायर शैल पे अ रीजनेबल प्राइस, बायर शैल पे अ रीजनेबल प्राइस। ठीक है जी। अब आप कहोगे जी रीजनेबल प्राइस, तो उसका आंसर उसने दे दिया, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, है ना। फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। कभी कभी कोई चीज होती सस्ती है लेकिन उस वक्त महंगी मिलती है, लॉ ऑफ स्कार्सिटी इकोनॉमिक्स, है ना। यही होता है ना। नवरात्र अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, नॉनवेज झाड़ से नीचे गिर गया होगा प्राइस, जो 500 रुपये मिल रहा होगा पहले दिन आएगा 400 रुपये, और कल तक हो जाएगा 300 रुपये, और कभी कभी 200-250 रुपये बिक रहा होता है। जो बेचारे रेस्टोरेंट सिर्फ नॉनवेज के ऊपर बेस्ड होते हैं वो ठंडे से हो जाते हैं इस एक महीना, क्योंकि बहुत सारा क्राउड श्राद्धों में नॉनवेज नहीं खाता। फिर नवरात्रे आ जाते हैं, एक महीना इसलिए बोला ना, फिर नवरात्रे आ जाते हैं, पहले 15 दिन श्राद्ध और फिर 15 दिन नवरात्र। तो वो चीज क्या हो गई, सर्कमस्टेंसेस। एक हमें टकराया, एक लेबर है, मुस्लिम है, वो लोगों ने जब वो बर्ड फ्लू फैलता है तो खाते नहीं है ना नॉनवेज, चिकन में ही फैलता है ज्यादा। वो मुझे कह रहा भाई साहब
हम तो उसी टाइम पे खाते हैं। यार लेबर है गरीब से हम क्यों भाई। कह रहा जो चीज 500 रुपए किलो बिक रही होती है 20-20 रुपए किलो मिल रही होती है तब मुफ्त के दाम। कह रहा उस वक्त तो हम कुछ और खाते ही नहीं। मैं कहा भाई बर्ड फ्लू मरा जाए तो। कह रहा वो हमें टेक्निक सारी पता है। कह रहा बर्ड फ्लू से आज तक कोई भी मुस्लिम नहीं मरा। मैंने कहा भाई ये भी अलग बात है, उनको टेक्निक पता है। वो क्या करते हैं, हलाल करते हैं। हलाल समझते हैं, वो पूरा ब्लड निकाल देते हैं। डिसीज ब्लड से ही फैलती है। कह रहा स्किन में कोई डिसीज नहीं होती, वो तो जला देते हो आप, वो तो पक गई। तो मैं उसको वो सुनकर दंग रह गया। मैंने कहा भाई इनकी तो थ्योरी एकदम अलग है। यहाँ सबने खाना छोड़ दिया डर के मारे। वो कह रहा इसी में ही खाते हैं हम तो। कह रहा पूरा परिवार सिर्फ और कुछ नहीं यही खा रहा होता है। कह रहा आलू से सस्ता तो मीट मिल रहा होता है उनको। वाह। अब आप बताओ, तो इसमें क्या कर सकते हैं। और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। कुछ एक टाइम पर अब जैसे नवरात्रे स्टार्ट होंगे तो जो खाना आप खाते नहीं वो महंगा हो जाएगा। है? सबके घरों में जो लोग फास्ट रखते होंगे धड़ाधड़ वो बनने शुरू, ये वाला पकौड़ा और ये वो चिप्स, और उसके प्राइस शूट अप हो जाते हैं। तो रिजनेबिलिटी का जो लॉजिक है वो यहाँ पर आ जाता है। डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस, वगैरह सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। कोर्ट भी इन चीजों को एडमिट करता है। ये भी बताओ, ये मत सोचना कि कोर्ट भी मान जानता है कि भैया सर्कमस्टेंसेस ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट। सेक्शन 10 एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। सेक्शन 10 एग्रीमेंट टू सेल। एट वैल्यूएशन। हाँ जी बेटा आप पढ़ो। Where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of third party. And अब such देखो third यहाँ पर party- इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ही एकदम अलग कर दिया कि भैया अब जो वैल्यूएशन डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, थर्ड पार्टी। And such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided. Provided that if the goods or any part thereof have been delivered to or appropriated, जिसमें वो थर्ड पार्टी डिसाइड नहीं करेगी या नहीं कर पाएगी उसको अवॉइड ही कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price therefor. अब क्या हुआ कि कुछ पार्ट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, कुछ पार्ट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। एप्रोप्रिएशन में सिलेक्शन में भी आ जाता है और ये एक्विजिशन वर्ड भी यूज हो जाता है इसमें, वगैरह ना। एप्रोप्रिएटेड बाय द बायर, या तो बायर ने सेलेक्ट कर लिया या बायर ने उसमें से चूज कर लिया है कुछ पार्ट, या कुछ पार्ट बायर ने एक्वायर कर लिया है, पूरा नहीं कुछ पार्ट। ये कौन से वाले के लिए कह रहा है कि जो हमने अवॉइड किया है, जहां पर वैल्यूएशन नहीं हो रहा थर्ड पार्टी के द्वारा, वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो गया, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है बायर को। तब क्या करें, तब वो कह रहा है shall pay a reasonable price। ठीक है जी, तो लिखो इसका सेक्शन 10 का पार्ट 1, सेक्शन 10 का पार्ट 1, सेक्शन 10 1 नहीं है, सेक्शन 10 का पॉइंट 1 मान लो। when valuation to be done by the third party, when valuation to be done by the third party, contract will be made, contract of sale लिख दो, contract of sale will be made the price so fixed, the contract of sale will be made the price at the price so fixed, at the price so fixed। और नीचे नोट लिखो, if
third party cannot value the price. If third party cannot value the price, वैल्यूशन नहीं कर पा रही, डॉट डॉट डालकर लिखो एग्रीमेंट विल बी अवॉइडेड, एग्रीमेंट विल बी अवॉइडेड, एग्रीमेंट विल बी, हाँ एग्रीमेंट विल बी अवॉइडेड। लेकिन अभी उसके लिए, और अभी तक एग्रीमेंट अवॉइड हो गया, लेकिन रीजनेबल प्राइस उसके लिए है जिसने पार्ट डिलीवर्ड हो चुका है। ठीक है जी, क्या लिख लिया था? अवॉइडेड। फिर नीचे एक और नोट लिखो, इफ कॉन्ट्रैक्ट सो अवॉइडेड, इफ कॉन्ट्रैक्ट सो अवॉइडेड but a part of goods delivered to the buyer, डॉट डॉट डालकर लिखो रीजनेबल प्राइस will be charged, reasonable price will be charged। जरा देखो एग्जाम्पल 21, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21 कौन पढ़ेगा? P is having 2 bikes. He agrees to sell both of the bikes to S at a अब price. देखो दोनों बाइक एक साथ एस को बेचने के लिए कह रहा है। Bike to S at a fix as a price to be fixed by Q. अब एक क्यू बंदा इन्होंने अपॉइंट कर दिया, दोनों ने मिलकर कि भाई जो प्राइस तुम फिक्स करोगे उस प्राइस पर डीलिंग हो जाएगी। He gives delivery of one bike immediately. और एक बाइक की डिलीवरी वो दे चुका है। Q refuses to fix the price. अब वहां पर जो है क्यू ने हाथ खड़े कर दिया कि भाई मेरे बस की नहीं है प्राइस फिक्स कर, मैं नहीं करूंगा। अब उसने मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो गया, क्योंकि क्यू तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट उसमें था, रोल में इतना इंपॉर्टेंट रोल था कि वो प्राइस को फिक्स करेगा, और प्राइस फिक्स होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जब प्राइस ही फिक्स नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड। लेकिन वो कह रहा है कि एक बाइक तो मैं ट्रांसफर कर चुका हूं भाई, फिर करो। As such, P asks S to return the bike already delivered while S paid for the delivery of the second bike. वो कह रहा है कि मेरी बाइक वापस करो, वो कह रहा है मेरे को दूसरी बाइक दे दो। In the given instance, buyer S shall समझ रहे हो? जो सेलर है वो कहता है मेरी बाइक वापस करो, बायर कह रहा है मेरे को फटाफट दूसरी बाइक भी दे दे भाई तू। हाँ, अब क्या हुआ? In the given instance, buyer S shall pay reasonable price to P for the bike already taken. ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है, लेकिन जो एक बाइक उसके पास जा चुकी है उस बाइक का रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। या तो बाइक वापस करो, नहीं तो रीजनेबल प्राइस। गॉट दिस पॉइंट? Yes. ये था इसमें इतना सा। आ जाओ जी, फटाफट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये पूरा नहीं खत्म हुआ, ये इसका एक पार्ट खत्म हुआ है। चैप्टर 2 का यूनिट 1 था ये, चैप्टर 2 यूनिट 1।
आओ जी, यूनिट 2। डालिए जी हेडिंग, कंडीशन एंड वारंटीज। कंडीशन एंड वारंटीज, पहले कभी इसे गारंटी भी बोला करते थे, बाद में भी कंडीशंस प्रोनाउंस होने लगे। आप लोग जब बुक में देखते होंगे बेटे, ये जरूर देखा करना कि इन्होंने थोड़ा वो चीज बनाकर जो देते हैं ना समरी सी, कि पढ़ना क्या है ये बता देते हैं। हमें पढ़ना है स्टिपुलेशंस विद रेफरेंस टू गुड्स। स्टिपुलेशन मतलब कंडीशंस, शर्त। फिर हमें कंडीशन और वारंटी को पढ़ना है। एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। कोलेटरल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वारंटी के साथ है, वो कंडीशन के साथ अटैच है। इनके ब्रीच दोनों के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग, वहां पर हमने जो लास्ट सेक्शन किया था, कौन सा किया था? 10। देखो सेक्शन 11 से कंटिन्यू कर रहा है। तो डालो फर्स्ट हेडिंग, सेक्शन 11, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। स्टिपुलेशन एज टू टाइम। और बड़ा मतलब आप इसको पढ़ेंगे तो मैं जहां तक समझता हूं जो आप सोच रहे होंगे उसका विपरीत निकलेगा। टाइम पढ़ लो जरा सभी लोग, क्या लिखा है। मैं जहां तक समझता हूं जितना जो आप सोच रहे होगे उसका एकदम उल्टा निकलेगा। बट ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग जो हो रही है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखना। डिफरेंट मतलब क्या? एक्चुअली बेटे जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि कोई डिफरेंट कंडीशन अपीयर अगर नहीं हो रही तब, यानी एक नॉर्मल जो हमारा डीलिंग होती है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। तो कह रहा है स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असेल। है ना, एकदम अलग, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा, उससे अलग। टाइम ऑफ पेमेंट को इतना ज्यादा तवज्जो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट नहीं, टाइम ऑफ पेमेंट। तो लिखें सेक्शन 11 स्टिपुलेशन एज टू टाइम के बारे में लिख रहा है। इट इज नॉट द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इट इज नॉट द essence of a contract of sale. ठीक है, बट terms of contract can focus on it. Terms of contract can focus on it. आप उसमें अपने टर्म्स में डाल सकते हो। ठीक है जी, आइए हेडिंग डालिए, कंडीशन एंड वारंटीज। कंडीशन एंड वारंटीज,
कंडीशन एंड वारंटीज। पहले डिफरेंस समझाऊंगा, उसके बाद ऊपर का पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंस पढ़ने से एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। कंडीशन एंड वारंटीज। अगर कंडीशन मिसिंग है, अगर कंडीशन जो मेंशन है और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिसिंग कर रहे हो आप, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। जबकि वारंटी के अंदर वॉइड नहीं होगा, वहां पर डैमेजेस का क्लेम किया जा सकता है। पहली कंडीशन क्या कह रहा है? मीनिंग अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन अपने आप में मेन पर्पस माना जाता है, एसेंशियल। अगर कंडीशन है तो कंडीशन का फुलफिल होना कंपल्सरी है। जबकि वारंटी क्या है? कोलेट्रल टू द मेन पर्पस, कोलेट्रल टू द मेन पर्पस। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, अगर एग्रीड पार्टी कैन रिपुडिएट, यानी अगर कंडीशन आपने मिसिंग कर दी, कोई कंडीशन तोड़ दी, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रिपुडिएट कर सकते हो। जबकि इसके केस में क्या होगा? ओनली डैमेजेस, सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं, रिपुडिएट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशंस, आप चाहो तो कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर दो, आप चाहो तो, बायर, सेलर नहीं। बायर चाहे तो स्टिपुलेशन, इसको कंडीशन को क्या मान ले? वारंटी। लेकिन वारंटी को कंडीशन नहीं माना जा सकता। समझ रहे हैं? यानी कंडीशन अपने आप में एक एसेंशियल एलिमेंट है, जबकि वो कोलेट्रल है। कंडीशन मिस या कंडीशन की ब्रीच होना, रिपुडिएट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, जबकि वहां पर डैमेजेस चलेगा। और ये कंडीशन को वारंटी बना सकते हो, लेकिन वारंटी को कंडीशन नहीं बना सकते। अब हम पढ़ते हैं। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, यही एट द टाइम। At the time of selling of goods, a seller usually makes certain statements or representation with a view to induce the intending buyer to purchase the goods. Such representation are generally about the nature and quality of goods and about their fitness for buyers. जैसे आप लोग खरीदते हैं कुछ भी, टीवी खरीदते हो ना, वो कहता है हाँ जी टीवी ले लो जी, 2 साल की गारंटी है, 2 साल की गारंटी है, और उसके बाद 2 साल की वारंटी है। पहले 2 साल गारंटी, अगले 2 साल वारंटी। किस चीज की? ये कंप्रेसर की, नहीं सॉरी वो फ्रिज में होता है। इसमें क्या होता है? मदरबोर्ड की। ये मदरबोर्ड की गारंटी है, नहीं बोले। अब मान लो 2 साल के अंदर अंदर मदरबोर्ड बोल गया तो वो रिप्लेस करेंगे, वो रिप्लेस करेंगे। और अगर 2 साल के बाद बोला तो रिपेयर करेंगे। रिप्लेस एंड रिपेयर, फर्क हो गया ना? और अगर वो रिप्लेस करने से मना कर दें तो आप कोर्ट चले जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट, आपका पैसे पूरे वापस मिलेंगे। आप वारंटी देने से मना करें तो आप कोर्ट जाओगे तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कि जी मेरे रिपेयर पे इतना खर्चा हुआ, ये नहीं पे करना, फिर वो रिपेयर का डैमेज हो जाएगा। ये फर्क है कंडीशन और वारंटी। ठीक है जी? तो कहीं पर भी कुछ भी लेने जाते हो यही होता है। मोबाइल में होता है आपका 6 महीने की कंडीशन होती है, 6 महीने की गारंटी मिलती है ना, कि 6 महीने की प्रोसेसर की गारंटी है, 6 महीने की होती है बस। 6 महीने के बाद वारंटी में आ गई, फिर आप जाओ कंपनी रिपेयर के लिए देकर आओ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। हाँ जी, तो क्या कह रहा है वो? सच रिप्रेजेंटेशन आर जनरली अबाउट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड अबाउट देयर फिटनेस फॉर बायर्स। वो कह रहा है कि कभी कभी, कभी नहीं हर वक्त,
सेलर जो है कुछ रिप्रेजेंटेशंस देता है, और रिप्रेजेंटेशन किस चीज को लेकर होती है? क्वालिटी को लेकर, फिटनेस को लेकर। अभी कुछ बताया नहीं है, अभी सिर्फ बता रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन सेलर बायर को देता है। नेक्स्ट, When these statement or representation do not form a part of the contract of sale, they are not relevant and have no legal effects of the older contract. अब अगर आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाया ही नहीं इन स्टेटमेंट्स को, तो क्या वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट करेंगी? मतलब ही नहीं, दूर दूर रहो। आप 15 अगस्त पे पतंगे उड़ाते हो, मांझा खरीदने जाते हो, कभी दुकानदार कहता है कि इस मांझे से हाथ नहीं कटेगा, गारंटी है? नहीं। और आपका हाथ कट गया तो आपका क्लेम कर पाते हो? नहीं, क्योंकि उसने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी, और स्टेटमेंट दे भी दी तो वर्बली, आपने भी बिल नहीं मांगा होगा, उसने भी कहीं पर लिखित में नहीं दिया। समझ गए बात को? तो ये जरूरी है। आगे, But when these form part of the contract of sale and the buyer relies upon them, they are relevant and have legal effect on the contract of sale. अब अगर वो आ गई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट में का पार्ट बन गई, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट करती है। अभी तो रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है यहाँ तक। आगे, A representation which forms a part of the contract of sale in fact the contract is called a stipulation. मतलब स्टिपुलेशन क्या है कि वो उसको अगर इफेक्ट कर रही है तो स्टिपुलेशन। However, every stipulation is not of equal importance. बिल्कुल, Some of these may be very vital while others may be of somewhat lesser. मतलब कुछ वाइटल है और कुछ ऐसी कैजुअल होती है। The more significant stipulation contained in the contract of sale of goods have been called as conditions, while the less significant stipulation has been given the name warranties. तो कह रहा है कुछ बहुत सिग्निफिकेंट होती है तो उनको हम कंडीशन बोलते हैं, और कुछ लेस सिग्निफिकेंट होती है तो उनको हम बोलते हैं। अब वो आगे समझाएगा। आ जाओ जी, सेक्शन 12। Stipulation in the contract of sale. अब आ रहे हैं उस पर, अब लिखना शुरू करेंगे। ये मैं पढ़ रहा हूँ, लिखो जी। सेक्शन 12(1), सेक्शन 12(1), सेक्शन 12(1) सेक्शन 12(1) क्या कह रहा है? नहीं, इसको मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो। बेसिकली हम ये मान चुके कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेलर आपको कुछ रिप्रेजेंटेशंस देता है। वो जो रिप्रेजेंटेशंस है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गई तो कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट करेंगी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनी तो कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट नहीं करेंगी। तो वो जितनी भी स्टेटमेंट्स दी, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं स्टिपुलेशंस हैं। अब अगर वो स्टिपुलेशंस सिग्निफिकेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि अगर उसके होने या ना होने से कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना मैटर करता है, तो वो बन जाती है कंडीशन, और जबकि वो उसके कलेक्ट्रल है तो वो बन जाती है वारंटी। तो सबसे पहले सेक्शन 12(1) में लिख लो, ए स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये लिखना जरूरी है। अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स which are the subject thereof, which are the subject thereof may be condition और वारंटी। वो जो स्टिपुलेशन है, वो स्टिपुलेशन या तो गारंटी हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, या फिर वो वारंटी। उस स्टिपुलेशन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब लिखो सेक्शन 12(2), सेक्शन 12(2) कंडीशन के बारे में लिख रहा है यहाँ पर। कंडीशन इज द स्टिपुलेशन, यानी शर्त। कंडीशन एक स्टिपुलेशन ही है। असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, essential to the main purpose of the contract, full stop। ये essential है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
इसी को कंटिन्यू करना है फुल स्टॉप के बाद। ब्रीच ऑफ कंडीशन will rise to repudiate the contract, will rise to repudiate the contract। repudiate मतलब खत्म कर, रिसेशन को यहां पर रिपुडिएट बोलते हैं, रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 12(2) है। लिखो सेक्शन 12(3). सेक्शन 12(3) ए वारंटी अगेन एक स्टिपुलेशन ही है। ए वारंटी इज अ स्टिपुलेशन, ए वारंटी इज अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल warranty is a stipulation in a contract of sale which is collateral to the, ये नहीं लिख रहा है यहाँ पर, हम लिख रहे हैं which is collateral to the, which is collateral to the subject matter of the goods full stop। a breach of warranty, a breach of warranty may rise to claim damages, a breach of warranty may rise to claim for damages। देखिए ये एग्जांपल पढ़ें। राम कंसल्ट श्याम अ मोटर कार डीलर फॉर अ कार suitable ध्यान से सुनना, ये बड़ा अच्छा है। राम ने एक कंसल्टेंट के पास गया, a motor car dealer for a car suitable for touring purposes to promote the और उसने sale of साफ साफ बता दिया कि मेरा जो काम है वो टूर करना है, टूरिंग पर्पस है मेरा, तो टूरिंग पर्पस पे मुझे कार चाहिए। तो टूर का मतलब क्या हुआ, देश भ्रमण कर रहा है, रोड टू रोड चलेगा, कार चलेगी रेगुलर उसकी। Shyam suggests Maruti and Ram Maruti buys it from Shyam. The car turns out to be unfit for touring purposes. उसने एक कार सजेस्ट कर दी कि ये कार खरीद लो, और वो कार उसने खरीद ली। ये वर्बली नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सब, छोटे मोटे एग्रीमेंट्स की बात नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बकायदा, और उसने सजेस्ट कर दी जी हाँ जी मारुति खरीद लो। हम लोग ऐसी सजेशंस कोर्ट केसेस में भी लेते हैं। कोर्ट केसेस में कैसे, जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर जब अगर कोई केस आता है या लटकता है तलवार, तो वो डिफरेंट एडवोकेट से ओपिनियन मांगती है, और उस ओपिनियन के बेस पर फिर वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि हाँ भाई ये केस लड़ना है या नहीं लड़ना है, लड़ना है तो किन कंडीशंस पे लड़ना है। ये होता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका काम ही टूर एंड ट्रेवल्स का है, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट हो गया, उसने एक हायर किया किसी पर्टिकुलर पर्सन को कि हाँ भाई आप एनालिसिस हो और आप कंसल्टेंट भी हो बहुत तगड़े, तो आपके एनालिसिस से हमें डिसाइड करना है कि कौन सी कार हमें लेनी चाहिए। उसने कार ले ली और पता चला कि उसका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। क्या कह रहा है फिर ये, Yet the term that a car should be suitable for touring purposes is a condition of the contract. It is so vital ये that क्या थी, उसने कहा कंडीशन थी ये। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि मेरा टूरिंग पर्पस है, और कार आप जो मुझे दिलाओगे वहां पे जो माइलेज है, माइलेज को लेकर है ना, माइलेज पर नहीं आया अभी, ये एक अगले एग्जांपल में माइलेज पर भी आएगा। अभी वो सिंपल कह रहा है कि मैंने आपको बता दिया था मुझे टूर पर्पस के लिए चाहिए, और आपने मुझे टूर पर्पस मेरा फुलफिल नहीं करवाया। अब अगर आपने फुलफिल नहीं कराया तो अब आप, इसको हम कंडीशन मानेंगे
एंड आई कैन रिपीडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, और जब रिपीडिएट करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मेरे सारे पैसे वापस करो। क्या कह रहे हो? ठीक है जी। राम इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द रिपीडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, और उसको पूरे पैसे वापस। आ गई बात समझ में? ये कंडीशन और वारंटी का एक डिफरेंस है। इसी कॉन्ट्रैक्ट, इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू कर रहा है, जरा देखें क्या कह रहा है। रह गया अभी इसमें। आगे आएगा ना अभी। कहाँ है सबसेक्शन? अच्छा, अभी लिखते हैं उसको भी, पहले ये एग्जांपल एक बार देख लेना। जरा देखो बेटा, इसको आगे कंटिन्यू करो जल्दी से। Let us assume Ram buys a new Maruti car from the showroom and the car is guaranteed against any manufacturing under normal usage for a period of 1 year from the date of original purchase. In the event of any manufacturing defect, there is a warranty for replacement of the defect. आता है ना, वो लिखते हैं कार जब आप खरीदने जाते हो तो बताते हैं कि जो कार के अंदर जो पार्ट्स हैं ये अंडर गारंटी हैं 2 साल तक, 2 साल के बाद ये चले जाएंगे अंडर वारंटी। तो जब तक अंडर कंडीशन है या अंडर गारंटी जिसे हम बोल रहे हैं, तो तब तक तो वो रिप्लेस होंगे, उसके बाद रिपेयर होंगे। ठीक है जी। If it cannot be properly repaired after 6 months, Ram finds that one of the car is not अब ये देखो ध्यान से, मेरा मेन पर्पस टूर था, क्या टूर का हॉर्न के साथ कोई कॉम्पिट वो है? वो तो हॉर्न है, ये तो सिंपल। टूर का मेन लॉजिक चलता है रनिंग के साथ, उसकी जो पावर है उसके साथ चलता है, कार की अपनी एक पावर होती है, हॉर्न के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका हॉर्न खराब हो गया तो आप क्या करोगे? पढ़ो आगे। Here in this case, he cannot terminate the contract. मतलब हॉर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको रिपीडिएट करना पड़ जाए कॉन्ट्रैक्ट। सर टूर कर रहा है तो मतलब हॉर्न तो चाहिए होगा ना, क्या चीज? ट्रांसपोर्ट में हॉर्न तो चाहिए होगा। नहीं, हॉर्न तो सभी को चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है, हॉर्न तो चाहिए, लेकिन हॉर्न इतना इंपॉर्टेंट या वाइटल पार्ट नहीं है कि उसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को रिपीडिएट कर दो। कार के अंदर जो कार का इंजन है वो उसका वाइटल पार्ट है ना, और कार की जो आपकी रनिंग है, जो आपकी माइलेज है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टूर्स एंड ट्रेवल के लिए तो माइलेज इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे रिसेंटली हुआ भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी की कार के ऊपर उसने भी न्यू लॉन्च किया था, और जो उसने माइलेज बोली वो माइलेज स्टैंड ही नहीं कर रही एक्चुअल में, उसने केस कर दिया, कंपनी ने कार रिप्लेस की, पूरी कार चेंज कर दी उसकी। और अगर वो वहां पर कहता कि मुझे कार नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, तो पैसे मिल जाते, क्योंकि रिपीडिएट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए बात को? लेकिन हॉर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, हॉर्न के बदले क्या किया उसने? मैन्युफैक्चरर कैन ईदर गेट इट रिपेयर्ड और रिप्लेस इट विद अ न्यू हॉर्न। या तो रिपेयर कर दो या रिप्लेस कर दो, कॉन्ट्रैक्ट रिपीडिएट नहीं कर सकते। Ram gets a right to claim for damages, if any, suffered by him suffered by him, but not the right of repudiation। हाँ, ये कह रहे थे सेक्शन 4 रह गया, वो क्या रह गया, जरा वो भी देख लेते हैं। ये पढ़ लें क्या लिखा है। Whether a stipulation is a contract of sale of condition of warranty depends on the case construction of the contract। A stipulation में अच्छा वो है जो हमारा नेक्स्ट था कि एक स्टिपुलेशन को वारंटी बनाया जा सकता है, लेकिन वारंटी को स्टिपुलेशन नहीं बनाया जा सकता। लिख लो, ये आ रहा है सबसेक्शन 3 में आ रहा है, 4 में, सॉरी 12(4). Contracts also decide
whether a stipulation will be treated as condition or warranty. ठीक है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट पर भी डिपेंड करता है। अभी जैसे हमारा इसमें कार में का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें मेरा टूर एंड ट्रैवल का जो पर्पस था वो जरूरी था, तो वहां पर वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, वो स्टिपुलेशन कहलाया। और ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। अब जैसे किसी के लिए सेफ्टी मैटर कर सकता है। अभी पीछे आप लोगों ने अगर कभी सुना हो, स्कोडा ने कार लॉन्च की थी यारिस के नाम से, और यारिस कार वो कार थी जो अपने आप में 100% सेफ कार थी। मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो तो अलग बात है, लोग देते थे चार क्या बोलते हैं उनको आप, एयरबैग्स, वो देता था 6 एयरबैग्स। बाकी नॉर्मल कार तो फिर भी अभी तक 2 ही दे रही हैं, और कुछ 2 आगे और 2 पीछे दे रही हैं। ये 6 एयरबैग्स दे रहे हैं, यानी 6 एयरबैग्स में मतलब क्या था, बल्कि 6 भी नहीं थे, शायद 8 थे। जो ड्राइविंग सीट के इस तरफ भी एयरबैग खुलेगा, इस तरफ पैसेंजर की सीट के इस तरफ भी एयरबैग खुलेगा, तो हो गए 6, 2 तो पीछे आई हैं, और साथ में 2 एयरबैग्स वो दे रहे थे किसको, नीज को लेकर, क्योंकि सामने जो बैठे लोग होते हैं उनके नीज एकदम से हिट होते हैं, तो नीज खत्म हो जाएंगे तो बंदा खत्म एक तरीके से। थर्ड पार्टी के लिए था सर, थर्ड पार्टी सामने जो हिट करेगा उसके लिए भी था। देखो आई चेक। अरे चलो कोई इसमें आर्ग्यू नहीं कर रहे, जो भी होगा। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो सुनो। अब वो सुनो कि इंपॉर्टेंस की बात आ रही है। इंडिया में वो कार बिकी नहीं, इंडिया में वो कार बिकी नहीं। यारिस की तरफ से एक रिमार्क दिया गया कि इंडियन पीपल्स डू नॉट लाइक टू सर्वाइव देयर लाइफ, दे प्रेफर टू बी चीपर कार। ये यारिस का कमेंट था, और यारिस का वो प्रोडक्शन बंद किया गया, और अब यारिस ने भी वो अपनी वही 2 बैलून वाली 2 एयरबैग वाली कार लॉन्च कर दी, सस्ती हो गई। अब जाकर ये लोग थोड़े जाग रहे हैं फिर से दोबारा, ये अभी तक 2 एयरबैग्स हैं तो पीछे भी एयरबैग्स आएंगे। वो शास्त्री जो मर गया ना, मिस्त्री जो कौन मर गया, टाटा का एक्स चेयरमैन, सर प्राची है। 1:30 बजे नहीं इनकम टैक्स वाले आज नहीं रखी थी ना, आने थे आज नहीं थी। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या चीज, कौन सी स्टिपुलेशन गारंटी है या कंडीशन है, या कौन सी स्टिपुलेशन आपके लिए वारंटी है। एक बंदा पहुंचा वो कह रहा है कि मेरे लिए माइलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बंदा पहुंचा मेरे लिए सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए माइलेज जो हो गई सेकेंडरी हो गई, और वो सेफ्टी पर ज्यादा फोकस हो गया, तो सेफ्टी जो प्रिकॉशंस में आ गए वो कंडीशन में चला गया, और उसके लिए माइलेज चली गई वारंटी। जबकि जो दूसरा वाला बंदा था वो कह रहा था मुझे तो माइलेज ज्यादा अच्छी चाहिए, तो उसके लिए माइलेज चली गई गारंटी में, कंडीशन में, और सेफ्टी चली गई वारंटी। ऐसा नॉर्मली जो टूर ऑपरेटर्स वाले होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको कंटिन्यू।